Hello everybody and welcome back to this amazing platform of Lawwala. I am Isra Khan, your law mentor, and in today's session in the DGS quick revision series, we are going to cover the Arbitration and Conciliation Act. We are going to study about the brief history about it, किस लिए इस एक्ट को बनाया गया और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर होने वाले हैं. तो सिर्फ डीजेएस के स्टूडेंट्स नहीं, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, जुडिशरी के एग्जाम्स के अंदर जहाँ पे आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट पूछा जाता है, उन सब के लिए ये सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. आपको इसको एंड तक की देखना है. इसमें क्वेश्चंस हम लोग करने वाले लगभग 50 क्वेश्चंस जो हैं इस सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग करेंगे. तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट, जैसा कि आप सबको पता होगा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है. सेक्शन 89 सीपीसी भी इसी के बारे में बात करता है और एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है. कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पे बर्डन ना डाले और साथ ही साथ इफेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए पार्टीज को, राइट. सो स्टार्टिंग ऑफ टुडे सेशन हम लोग आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट देखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ना, ये 1996 में पास किया गया और आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट जो है यूएन का एक बहुत बड़ा मॉडल है. यूएन सिट्राल मॉडल, इसके ऊपर जो है ये बेस्ड है और बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव को इफेक्ट में लाने के लिए ही हमने ये एक्ट को पास किया. तो आर्बिट्रेशन की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है इंडिया के अंदर. एंशिएंट टाइम से लोग अपने डिस्प्यूट्स को, जो लोग उनको लगता था कि वाइज मैन है, कम्युनिटी जो वाइज है, जो उनके डिस्प्यूट्स को अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकती है, उनके सामने सबमिट करते थे. चाहे आप पंचायत की बात कर लीजिए, पंचायत सिस्टम आने लगा, और जैसे आप मुस्लिम्स में बात करें तो काजी कोर्ट्स हुआ करती थी. तो ये सारी चीज़ें क्या थी? ये सारी चीज़ें ऐसे मैकेनिज्म्स थे जो कहीं ना कहीं आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ही प्रेजेंट थे हमारे कंट्री के अंदर, राइट. तो पहला जो आर्बिट्रेशन लॉ था, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आर्बिट्रेशन लॉ, दिस इज ऑल्सो अ प्रीलिम्स क्वेश्चन. इट वाज पास्ड इन 1899 which was based on the English Arbitration Act of 1899. Thereafter, the Arbitration Act 1940 was enacted in India to consolidate and amend the laws relating to arbitration, effective from 1st July 1940. तो 1996 के एक्ट से पहले जो प्रेवलेंट लॉ था आर्बिट्रेशन एक्ट का, वो था 1940 का एक्ट. और जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है उसको फिर से मॉडिफाई किया गया 1996 में. और इसका एम ऑब्जेक्टिव ये था कि जो यूएन सिट्राल का जो मॉडल है उसको इफेक्ट में लाने के लिए जो यूएन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ने 21 जून 1985 को अडॉप्ट किया, इसको इफेक्ट में लाने के लिए, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको अचीव करने के लिए हमने ये एक्ट में मॉडिफिकेशंस और चेंजेस करे. मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे अगर हम लोग आर्बिट्रेशन एक्ट की ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ये एम करता है अचीव करने के लिए, तो बेसिकली आर्बिट्रेशन एक्ट से हम कवर करते हैं बोथ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स नहीं, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो है, इन दोनों को यहाँ पे जो है देखा जाता है. साथ ही साथ टू मेक प्रोविजंस फॉर एन आर्बिट्रल प्रोसीजर, ऐसा एक प्रोसीजर होना चाहिए जो फेयर है, एफिशिएंट है और केपेबल है ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ आर्बिट्रेशन, टू परमिट एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू द यूज ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का एक मीडियम है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, राइट. साथ ही साथ टू प्रोवाइड दैट अ सेटलमेंट रीच बाय द पार्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स will have the same status and effect as an arbitral award. यानी कि जो भी सेटलमेंट हो रहा है पार्टीज के बीच में एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिलिएशन या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, उनका सेम स्टेटस होगा एंड इफेक्ट एज एन आर्बिट्रल अवार्ड. यहाँ पे कंसिलिएशन के द्वारा भी अगर आपको आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, वहां पे भी उसका सेम इफेक्ट होगा एज एन आर्बिट्रल अवार्ड. टू प्रोवाइड दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गिव रीजंस फॉर इट्स आर्बिट्रल अवार्ड, टू प्रोवाइड दैट एवरी आर्बिट्रल अवार्ड इज एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर एज इट वाज अ डिक्री ऑफ द कोर्ट. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के माध्यम से एक आर्बिट्रल अवार्ड पास किया गया, ठीक है, अब उस अवार्ड से क्या है, आपकी जो राइट्स और लाइबिलिटीज है उनको डिटरमाइन कर लिया, तो इस
आर्बिट्रल अवार्ड का वैधता क्या है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द arbitral award passed by the arbitral tribunal? Now the answer to it is equal to a decree of the court, like a decree which is passed by the court, it is equal to that. साथ ही साथ अब यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। हमेशा याद रखिएगा आर्बिट्रेशन जो होता है इट इज कंसेंशुअल, यानी कि both the parties to the dispute need to get agreed now that they are going to proceed with the arbitration proceeding, firstly. Secondly, the parties are free to choose the arbitral. Now this is also very unique provision that the parties A versus B, both the parties have the option to choose their arbitrators. Moving forward, arbitration is neutral. Here the parties both have the option to choose the arbitrators, as well as they have the option to choose who shall be their arbitrator. Moving forward, arbitration is a confidential procedure. Now, it is not usual that in arbitration proceeding, the other parties not included in the dispute need to know that the parties are opting for arbitral procedure, right? So, it is a confidential procedure. The decision of the arbitral tribunal is final and it is easy to enforce. यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा ये इजी होता है और एनफोर्स में लाने के लिए, उसको लागू करने के लिए भी वो बहुत इजी होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। एडवांटेजेस क्या हैं आप जानते हो, मेनी एडवांटेजेस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हैज, लाइक द चॉइस ऑफ डिसीजन मेकर। सबसे पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि आर्बिट्रेटर को आप चूज कर सकते हो। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उतना ज्यादा खर्चा नहीं होता है जितना एक कोर्ट प्रोसीडिंग में होता है। आप जानते हो कोर्ट फीस के साथ ही साथ बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर स्टेप पे आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में ऐसा नहीं होता। देयर इज अ प्राइवेसी, कोर्ट का इंटरवेंशन मिनिमम होता है, देयर इज कन्वीनियंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमेशा याद रखिएगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं सीपीसी और एविडेंस एक्ट के, अगर आपसे पूछा जाए in the arbitration proceeding are the evidence rules and the CPC's rule are applicable in the similar way as they are generally applicable in other disputes, in other suits and proceedings? So your answer has to be no. The strict rules of the strict rules of CPC and Evidence Act are not required to be followed. The arbitrator is free. वो अपने खुद का प्रोसीजर को फ्रेम कर सकता है। उसको लगता है अगर ए वर्सेस बी की डिस्प्यूट में अगर मुझे अपना प्रोसीजर, यानी कि अगर मुझे और चीज़ों को एग्जामिन करना है जो एक जनरल रूल से अलग है, तो वो कर सकता है। इज फ्री टू अडॉप्ट हिज ओन प्रोसीजर, ये उसके पास ये पावर होती है, ही हैज द अथॉरिटी टू डू दैट। आर्बिट्रेटर इज फ्री टू फ्रॉम हिज ओन प्रोसीजर टू कंडक्ट एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। फाइनलिटी ऑफ डिसीजन, यहाँ पे आपका जो डिसीजन आता है वो फाइनल होता है, उसको आप एनफोर्स करा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? अनएनफोर्सिबिलिटी ऑफ द इंटरलॉकुटरी ऑर्डर्स ऑफ द आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेटर के द्वारा जो इंटरलॉकुटरी ऑर्डर्स जो पास किए जाते हैं, यानी कि दोज ऑर्डर्स विच आर इंटरिम इन नेचर, टेम्परेरी इन नेचर, वहां पे उनकी इन्फोर्सिबिलिटी में दिक्कत आती है, वो इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। दूसरी चीज, वेवर ऑफ द राइट टू एक्सेस द कोर्ट। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर आपके और आपके पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो आपके पास दो ऑप्शंस ये होते हैं कि आप या तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के साथ जाइए या तो फिर आप कोर्ट प्रोसीडिंग के साथ जाइए। ठीक है, तो एक्सेस टू द कोर्ट अगर आपने इसको चूज कर लिया तो ये रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा। सो दिस हैज टू बी चूज्ड, दैट दिस हैज टू बी एक्चुअली चोजन that either you want to go to the court or you opt for the arbitration proceeding. If there are multiple arbitrators in the arbitration tribunal, delays can happen due to juggling of their schedules for fixing hearing dates. अगर मल्टीपल आर्बिट्रेटर्स हैं आपके आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में तो डिले हो सकते हैं, क्योंकि उनके शेड्यूल्स जो है बहुत सारी ऐसी डेट्स हैं जो वो फिक्स्ड होती हैं, तो उनके शेड्यूल्स को जगल करने की वजह से देयर कैन बी डिस्प्यूट। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब अगर हम लोग बात करें आर्बिट्रेशन की स्कोप की, तो देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आर्बिट्रेबल disputes relating to rights and liabilities which give rise or arise out of criminal offenses। तो आर्बिट्रेशन का स्कोप बहुत वाइड है, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता, जैसे ये जो मैटर्स आपके सामने हैं, वो डिस्प्यूट्स जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेटेड है।
द डिस्प्यूट्स विच आर रिलेटेड टू क्रिमिनल ऑफेंसेस, ये आर्बिट्रेशन में नहीं आती। पॉइंट नंबर 2, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, चाइल्ड कस्टडी। फिर उसके बाद देखिए गार्जियनशिप मैटर्स, इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप मैटर्स जो होते हैं, टेस्टामेंट्री मैटर्स जो होते हैं, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट, along with that eviction or tenancy matters governed by special statutes. So all these matters are not governed by the Arbitration Act, and these are those matters which are specifically dealt under their respective laws. Moving forward, now arbitration agreements and its essential elements. So what is an arbitration agreement? Very, very important. An arbitration agreement is an agreement by the parties to submit to the arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship and as following certain essential elements. Arbitration agreement के अंदर कुछ essential elements होने चाहिए. Firstly, it must be in writing. Secondly, it must have all the essential elements of a valid contract. आप जानते हैं valid contract के बहुत सारे essentials हैं. वो जो valid contract के अंदर essentials होते हैं, they have to be in the arbitration agreement. Along with that, it must be to refer a dispute present or future to arbitration. Present dispute भी हो सकती है, future dispute भी हो सकती है, और इसको arbitration में आपने submit किया है, refer किया है. It may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement or in the form of a reference in a written contract containing an arbitration clause. तो ये किस फॉर्म में हो सकता है? arbitration clause के फॉर्म में हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में, एक सेपरेट अग्रीमेंट हो सकता है, रेफरेंस के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज. तो बेसिकली इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ क्लॉज. सो बेसिकली इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ क्लॉज एज वेल. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, सो यू नीड टू नो कि जैसे अगर हम लोग सिविल डिस्प्यूट की बात करें, हम लोग ने सीपीसी भी पढ़ा, तो सीपीसी में हमने स्टेजेस ऑफ सिविल सूट पढ़ा. चाहे आप प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन्स की बात कर लीजिए, चाहे आप इशुएंस ऑफ समन्स की बात कर लीजिए, चाहे आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की बात कर लीजिए, फिर डेट ऑफ हियरिंग पे कौन अपीयर कर रहा है, नहीं अपीयर कर रहा है, फिर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, एडमिशन, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा. तो ये क्या है? दीज आर दी स्टेजेस ऑफ सिविल सूट. इसी प्रकार से क्रिमिनल एक ऑफेंस के अंदर एफआईआर होती है, उस एफआईआर को लिखा जाता है, उसके बाद क्रिमिनल जो मशीनरी है वो एक्टिव हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस होता है, उसके बाद एक चार्ज शीट फ्रेम होती है, उसके बाद उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंदर क्या सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है उनको देख लिया जाए. सबसे पहले आप इनिशिएट करेंगे, आप पहले इस चीज को डिसाइड कर लेंगे कि हाँ आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जा रहे हैं. जिनको भी नहीं समझ आ रहा है कि आर्बिट्रेशन होता क्या है, देखिए आर्बिट्रेशन वो तरीका है, वो प्रोसेस है कि आप कोर्ट ना जाके किसी और फोरम से जाके अपना सोल्यूशन ले रहे हैं. ये कैसे होता है? जैसे डाइवोर्स प्रोसीडिंग में क्या होता है, डाइवोर्स यानी कि आपकी तलाक से पहले, जैसे अगर मुस्लिम पार्टीज की बात करी जाए तो मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है मेरी फ्रेंड के साथ, और उसकी शादी एंड होने से पहले एटलीस्ट 5 मीडिएशन मीटिंग्स बिठाई गई थी उसके हस्बैंड के साथ. तो ये किस तरीके का, किस नेचर का था? यानी कि दोनों पार्टीज को ये ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपकी फ्यूचर कैसे हो सकता है, आप किस तरह से अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. यानी कि दिस हैज़ टू बी द लास्ट रिजॉर्ट, डाइवोर्स हैज़ टू बी द लास्ट रिजॉर्ट, राइट. तो मीडिएशन में आपको समझाया जाता है, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको सोल्यूशन दिया जाता है. कंसीलिएशन में आपको डेफिनेटली उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से रिलेटेड आपको बताया जाता है कि आप इन चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हो, इस तरीके से आपकी चीज़ें ठीक हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं. ये सारा क्या है? ये सारा वो मैकेनिज्म है कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग से अगर बचना चाहते हो, अगर वहां नहीं जाना चाहते हो, कोर्ट से आप अपनी डिस्प्यूट को अगर सॉल्व नहीं कराना चाहते हो ड्यू टू लेस, मतलब अगर आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं हैं, आप उतने स्ट्रिक्ट रूल्स को नहीं फॉलो कराना चाहते हैं, आप अपने केस को एक आर्बिट्रेशन के माध्यम से, दोनों पार्टीज जो डिस्प्यूट में है वो भी अग्री करती हैं, ठीक है हम आर्बिट्रेशन को ऑप्ट करेंगे, तो आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करोगे और फिर आप यू विल मूव फॉरवर्ड
accordingly. So you will initiate first arbitration. Arbitrator will be appointed. एक preliminary meeting होगी. Filing of statement of claims and other pleadings. Hearings होती हैं. फ्रेम करा जाता है जो भी इश्यूज है डिटर्मिनेशन के लिए. उसके बाद एविडेंसेस जो है दोनों पार्टीज अपनी अपनी एविडेंसेस देंगी. उसके बाद डिपोजिशन ऑफ द विटनेस, विटनेस जो है अपना डिपोजिशन रखेगी. और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवार्ड जो है फिर वो पास कर दिया जाता है. ये है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि आर्बिट्रेशन जहाँ पे मेंस के अंदर पूछा जाता है फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आर्बिट्रेशन एक्ट को आप लिख लीजिएगा. आर्बिट्रेशन एक्ट को आप सेक्शन 89 सीपीसी के साथ मिला के पढ़ सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे आ जाइए. अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रेटर की. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है. मैंने देखा बिहार जुडिशरी के अंदर जो प्रोसीजर का पेपर होता है, उस प्रोसीजर के पेपर के अंदर आपसे सीआरपीसी पूछा जाता है, सीपीसी पूछा जाता है, एविडेंस एक्ट पूछा जाता है और आर्बिट्रेशन एक्ट मेंस के अंदर पूछा जाता है. एक क्वेश्चन होता है आर्बिट्रेशन एक्ट से रिलेटेड. और मैंने देखा ये जो आर्बिट्रेटर की जो डेफिनेशन है ना, ये पूछी गई थी बिहार जुडिशरी के अंदर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंगली आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है. तो आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? ही इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द डिस्प्यूट विच इज कॉल्ड द आर्बिट्रेशन. द पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द डिस्प्यूट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेटर. What type of disputes he resolves? The arbitration, the disputes arising due to arbitration. All right. Arbitrators can be appointed by any of the following manners by the parties as per agreed procedure. यानी कि A वर्सेस B का डिस्प्यूट है, A और B अपने अग्रीड प्रोसीजर के माध्यम से पार्टीज को यहाँ पे एज एन आर्बिट्रेटर पार्टी को चूज कर सकती हैं, आर्बिट्रेटर को चूज कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस. उसके बाद ईच पार्टी में अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर. ईच पार्टी, हर दोनों पार्टीज एक एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगी. उसके बाद फाइनली क्या होता है फ्रेंड्स? ईच पार्टी में अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर एंड देन द थर्ड आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द टू आर्बिट्रेटर. मैंने अपना आर्बिट्रेटर चूज कर लिया, मेरी डिस्प्यूट एक्स पर्सन के साथ है, उस एक्स पर्सन ने अपना आर्बिट्रेटर चूज कर लिया. जो दोनों आर्बिट्रेटर्स हैं वो फिर फाइनली एक और आर्बिट्रेटर को चूज करेंगे. और कोर्ट चाहे कोर्ट भी अपॉइंटमेंट कर सकता है आर्बिट्रेटर का. बात क्लियर हो गई आपको? दिस इज नोन एज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द डिस्प्यूट्स इज कॉल्ड एन आर्बिट्रेटर. चलिए आगे आ जाइए. नाउ मेनी टाइम्स द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट कर लिया आपने. आपको भी ये बड़ा डाउटफुल लग रहा होगा कि अरे अपने हिसाब से आपने आर्बिट्रेटर को चूज कर लिया. तो इसको चैलेंज करने का भी ऑप्शन दिया जाता है. अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी. नंबर 2, he does not possesses the requisite qualifications. The appointment of the arbitrator can be challenged by submitting a written statement before the arbitration tribunal. आप चैलेंज कर सकते हो उनके अपॉइंटमेंट को आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने. मूविंग फॉरवर्ड. अब पावर्स और ड्यूटीज क्या है ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हाँ आप देख सकते हैं कि एक इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकते हैं. प्रोसीजर क्या होगा वो डिसाइड कर सकते हैं. प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर सकते हैं, एक एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर सकते हैं. कोर्ट का असिस्टेंस चाहे तो वो ये ले सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं एरर्स में, और साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं एविडेंस का, और साथ ही साथ अवार्ड तो पास कर ही सकते हैं. ड्यूटीज की बात करी जाए, टू सी हिज अपॉइंटमेंट इज इन ऑर्डर, ये इसकी ड्यूटी रहती है. टाइमली मैनर में आपको करना है, जुडिशियली और इम्पार्शियली एक्ट करना है, डिक्लेयर करना है राइटिंग में कोई भी सर्कमस्टांस विच आर गिविंग राइज टू डाउट्स एज टू हिज इम्पार्शियलिटी. सेटलमेंट को एनकरेज करना है, शैल नॉट मिसकंडक्ट पास अ फाइनल अवार्ड. तो ये कुछ पावर्स और ये कुछ ड्यूटीज हैं. लास्टली arbitration award and recourse against it. The decision of an arbitrator is called as an award. Very, very important. The decision of the arbitrator is called as an award. The award shall be made in writing and shall be signed by the arbitrators and shall also state the reason upon which it is based unless agreed by the parties or otherwise. The award shall also state its date and place. ये सारी चीजें अवार्ड के अंदर मेंशन्ड होनी चाहिए.
आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट आपके पास क्या ऑप्शन है? जैसे यूजुअली अगर कोई जजमेंट पास कर दिया जाता है, डिक्री हो जाती है, तो आपको अपील की राइट दी जाती है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? An award can be challenged before the courts by aggrieved party. However, Arbitration Act provides that there are very limited grounds on which the award can be challenged. Arbitration Act में बहुत ही कम options दिए गए हैं आपको, points दिए गए हैं कि किस कारणवश आप उसको challenge कर सकते हैं. तो I hope the brief outlook is clear regarding the act. Now we are going to talk about the preamble. What does the preamble state? Because it is very very important, बहुत important है. Preamble कहता है it is an act to amend and consolidate the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration and enforcement of foreign arbitral award, as also to define the law relating to conciliation and for matters connected therewith or incidental. All those matters which are connected or incidental relating to the matters of arbitration will be covered. It is passed to amend and consolidated the laws. Preamble यहाँ पे कहता है, see, I told you about the UN Citral model. It has been mentioned in the preamble as well. Whereas the United Nations Commission on International Trade Law has adopted the UN Citral model on international commercial arbitration in 1985. And whereas the General Assembly of United Nations has recommended that all countries give due consideration to the said model law in the view of the desirability of uniformity of the law. किस लिए? In the view of desirability of uniformity of the law of arbitral procedures and specific needs of international commercial practices. And whereas the UN Citral has adopted the UN Citral conciliation rules in 1980, and whereas the General Assembly of United Nations has recommended the use of the said rules in the cases where a dispute arises in the context of international commercial relations, and the parties seek an amicable settlement of that dispute by recourse to conciliation. Conciliation के माध्यम से भी आप resolve करवा सकते हैं अपनी dispute को. And whereas the said model and rules make significant contribution to the establishment of a unified legal framework for what? For fair and efficient settlement of disputes arising in the international commercial relations, not only domestic but also international commercial relations. And whereas it is expedient to make laws in respect of arbitration and conciliation, taking into account the aforesaid model laws and rules, be it enacted by the parliament in the so and so year. So this is the point, this is the preamble. हर एक एक्ट का preamble आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कैसे जनरल असेंबली की बात करी जा रही है, कैसे मॉडल लॉ और रूल्स की बात करी जा रही है, कैसे यूनिफॉर्मिटी की बात करी जा रही है, कैसे बात करी जा रही है कि फेयर एंड एफिशिएंट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स होना चाहिए है. तो बेसिकली यही एम है हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट का. फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एमसीक्यूज रिगार्डिंग द एक्ट. एमसीक्यूज के माध्यम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. तो यू नीड टू बी रेडी विद योर बेयर एक्ट. अपने बेयर एक्ट में आप क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है. ये बहुत सारी स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर जो आर्बिट्रेशन एक्ट के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1908, 1940, 1996, 2002. तो आपको याद रहना चाहिए. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. C would be here the correct answer. C, 1996. Clear? चलिए, next question. Which of the following disputes can be adjudicated through arbitration? अब देखिए, very very important question. अब इसको आप एग्जामिन अगर करेंगे तो आपको चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी. Disputes arising out of legal relations, yes. Disputes arising out of contractual relations, जी हाँ. कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट आएगी तो क्या हम आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते? हम बिल्कुल आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, राइट. उसके बाद वो सारी डिस्प्यूट्स जो कमर्शियल रिलेशन से निकल के आ रही हैं, क्या वो जा सकती हैं? जी हाँ. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हियर? द करेक्ट आंसर विल बी डी. ऑलराइट, डी हियर विल बी द करेक्ट आंसर. आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कमेंस. कब शुरुआत होती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की? देखिए, on the date on which a request for a dispute to be referred to arbitration is received by the respondent, on the date when the respondent gives consent to the appointment, on the date when the arbitrator issues notices, on the date when the statement of claims and written submissions of defense is made. मैं बता दूं, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए. जिस दिन, जिस डेट को
जहां पे एक रिक्वेस्ट आप करते हो डिस्प्यूट टू बी रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन, उस दिन से माना जाता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो कमेंस हो गई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी दिन से ये माना जाता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो कमेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, a communication is deemed to have been received on the day when A, it is dispatched to the addressee, B, it is delivered to the addressee, written acknowledgement of the recipient receipt is sent to the sender, written acknowledgement of the receipt is received by the sender. Correct answer is B here. B here is the correct answer, when it is delivered to the addressee. सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 के अंदर, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 के अंदर ये क्लियरली दिया गया है कि कम्युनिकेशन को हम तब मानेंगे कि रिसीव हो गया है जब उसको हमने एड्रेसी को डिलीवर कर दिया है। ठीक है, उस दिन जिस दिन हमें पता चल जाता है कि भाई एड्रेसी को डिलीवर हो गया है कम्युनिकेशन, उस दिन हम मानते हैं कि हाँ इट इज एज पर सेक्शन 3 सब क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, an arbitration agreement entered into on 1st August 2019 provides for the arbitration to be in accordance with the Arbitration Act 1940. A, the arbitration would be governed by the provisions of 1996 Act. B, the arbitration would be governed by the provision of the Arbitration Act 1940. The arbitration is void. The arbitration would be governed by the provisions of Arbitration Act 1940 as well as 1996. यहाँ पे अगर आप अपने ब्रेन का भी अगर आप यूज करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। 1996 के एक्ट से गवर्न होगा। आर्बिट्रेशन वुड बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट 2019 में प्रोवाइड्स फॉर द आर्बिट्रेशन टू बी इन अकॉर्डेंस विद 1940। जी नहीं, अब वो 1996 के एक्ट से गवर्न होगा। बहुत सारी चीजें चेंज करी गई और अमेंड किया गया और कंसोलिडेट किया गया, दोनों हमने प्रियम्बल में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, International commercial arbitration means an arbitration relating to disputes where at least one party is an individual who is a national of or habitually resident in any country other than India. B, a body corporate which is incorporated in any country other than India. C, an association or body of individual whose central management and control is exercised in any country other than India. D, a government of a foreign country. अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। हाउ? सी, यू कैन सी यहाँ पे एफ क्लॉज के अंदर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है ये डिफाइंड है और आप देख सकते हैं क्लियरली, इट मीन्स एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप्स whether contractual or not, considered as commercial under the law in force in India, and where at least one of the parties is an individual who is a national of or habitually resident in any country other than India, body corporate which is incorporated in any country other than India, association or the government of a foreign country. So all four here would be the correct. चलिए, the Arbitration and Conciliation Act 1996 was enacted taking into consideration the, जी हाँ बिल्कुल, बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। बी हियर मैंने आपको बताया द यूएन सिट्राल मॉडल के ऊपर ये बेस्ड है और इसी के कंसिडरेशन में लेके हमने इसको मॉडिफाई किया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड बाय द इंडियन इन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूरोपियन कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। आप जानते हो सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, disputes between A and B are referred to the arbitration under the Arbitration and Conciliation Act. Final award is rendered on 1st June 2019 in favor of B. During ensuing summer vacations of the court, an urgent situation arises in which B wishes to seek an interim relief. अब क्या कर सकता है B? B के पास ऑप्शन क्या दिया गया है, देखिए। Approach the arbitral tribunal under section 17 of the Arbitration and Conciliation Act. Approach the court of competent jurisdiction under section 9 of the Arbitration Act. याद रखिएगा, इंटरिम रिलीफ से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 1996 के एक्ट में, ये है सेक्शन 9। बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, देखिए, इंटरिम मेजर्स एक्सेट्रा बाय द कोर्ट, अ पार्टी मे बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग or at any time after the making of the arbitral award, but before it is enforced in accordance with section 36,
apply to a court for what? Sorry. For the appointment of a guardian for a minor or a person of unsound mind for the purposes of arbitral proceedings, or for an interim measure of protection in respect of any of the following matters: preservation, interim custody, sale of any goods, securing the amount, कोई पैसा जो dispute में involved है उसको secure कराने के लिए, the detention, preservation or inspection of any property or a thing, interim injunction or appointment of a receiver को भी appoint कराया जा सकता है, such other interim measures of protection as may appear to the court to be just and convenient. Court shall have the same power for making orders as it has for the purpose of in relation to any proceedings before it. ये करवाया जा सकता है सेक्शन 9 के अंदर. आगे आइए, नेक्स्ट देखिए. An international commercial agreement, arbitration, is an arbitration where at least one of the parties is a body incorporate, body of individuals whose central management and control is exercised by a country other than India, government of a foreign country. D here would be the correct answer. D here, friends, would be the correct answer. चलिए आगे आ जाइए. Court as defined in the Arbitration and Conciliation Act 1996 means the principal civil code of jurisdiction in a district, includes any civil code of a grade inferior to the principal civil code, metropolitan magistrate, revenue court. A here would be the correct answer. Question number 11 में A लगा लीजिएगा. A here is the correct answer. Next, under section 8 of Arbitration and Conciliation Act, the reference of parties to arbitration, A is mandatory, directory, डिस्क्रिशनरी या डी नन ऑफ दीज. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये होती है मैंडेटरी. सेक्शन 8 के अंदर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर अभी हम देखेंगे किस तरीके से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बता दूं मैं, कोर्ट का डेफिनेशन जो दिया गया है, इट मीन्स द प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ जुरिस्डिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्लूड्स द हाई कोर्ट. इसमें हाई कोर्ट इंक्लूडेड होता है. देखिए Section 8, power to refer parties to arbitration where there is an arbitration agreement, a judicial authority before which an action is brought in a matter in which the subject of an arbitration agreement shall, if a party to arbitration agreement or any person claiming through or under him so applies not later than the date of submitting of his first statement on the substance of the dispute, then notwithstanding the judgment, decree or order of the Supreme Court or any court, refer the parties unless it finds that it is prima facie no valid agreement exists. The application referred to in subsection 1 shall not be entertained unless it is accompanied by the original arbitration agreement. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि ये किया जाएगा और ये मैंडेटरी नेचर का होता है. इट हैज टू बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन. ठीक है, चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट, which of the following statements is not in accordance with the provisions of Arbitration and Conciliation Act? An arbitral award shall be made in writing and shall be signed by the members of the arbitral tribunal. उसके बाद next देखिएगा, in the absence of an agreement between the parties, the arbitral award shall state the reasons upon which it is based. After after the arbitral award is made, a signed copy shall be delivered to each party. D, the arbitral tribunal shall not during the arbitral proceeding make an interim order. तो यहाँ पे क्या है, which of the statement is not in accordance? Not in accordance D कर सकते हैं, हमने देखा है सेक्शन 9 के अंदर interim award भी किया जा सकता है. चलिए नेक्स्ट देखिए. An arbitration clause contained in a deficiently stamped and compulsory registrable document is enforceable even without deficient stamp duty being paid, is enforceable only if the deficient stamp duty along with penalty if any is paid. करेक्ट आंसर यहाँ पे मैं बता दूं बी होगा. क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. आइए देखते हैं कैसे. यहाँ पे एक आर्बिट्रेशन क्लॉज जिसके अंदर डेफिशिएंटली स्टैम्प और कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, ये तभी एनफोर्सेबल होगा जब डेफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी जो है और जो पेनल्टी है वो आपने पे कर दिए, तब आप इसको एनफोर्स करा सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एनफोर्स ही नहीं करा सकते हैं आफ्टर द पेनल्टी. आगे आइए. Which of the following is not an essential condition for an arbitration agreement as per section 7? The agreement must be registered. The agreement must be to submit to arbitration all certain disputes which have arisen or which may arise in respect of a defined legal relationship. An arbitration agreement must be in writing. D, none of these. Question number 15 correct answer क्या लगता है? A here is the correct answer.
मैंने आपको बताए थे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बारे में। तो आर्बिट्रेशन को आपने पूरा सबमिट कर दिया, जो भी डिस्प्यूट है, ठीक है, आपकी एक डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप है, उसके अगेंस्ट आपने जो डिस्प्यूट थी उसे आपने सबमिट कर दिया, राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो नहीं एसेंशियल कंडीशन है वो है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आप देख लीजिए। Arbitration agreement means an agreement by which the parties submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. Contractual भी हो सकती हैं. It may be in a form of arbitration clause in a contract. It shall be in writing. An agreement is in writing if it is contained in a document signed by the parties in exchange of letters, telex, telegrams or other means of telecommunication, exchange of statements. The reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement. ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, parties A and B have agreed on the seat of arbitration. The same can be changed by the arbitral tribunal, cannot be changed at all, can be changed by the agreement of the parties, cannot be changed by the parties unless arbitral tribunal permits. Correct answer क्या होगा इस क्वेश्चन का? C here would be the correct answer. It can be changed by the agreement of the parties. Seat of arbitration ये अगर चेंज करना है तो ये पार्टीज के द्वारा किया जा सकता है। आगे आ जाइए। The arbitral award as defined in the Arbitration and Conciliation Act is a final award. Sorry, includes final award, interim award, both final and interim award. None of these. What would be the correct answer? It includes interim award under section 9. ठीक है, चलिए। A party seeking appointment of an arbitrator through High Court or its designate shall make a request under section 11 clause 3, 2, 6 और section 10. क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या है इसका? मैं बता दूं, C here is the correct answer. 11 सब क्लॉज 6 के अंदर इसको देखने को मिलता है। देखिए ये किसकी बात करी जा रही है? पार्टी सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर थ्रू द हाई कोर्ट और इट्स डेजिग्नेट shall make a request under कैसे? When an appointment procedure is agreed upon by the parties, a party fails to act as required under that procedure, or B, the parties or two appointed arbitrators fail to reach an agreement. C, a person including an institution fails to perform any function. A party may request the Supreme Court or, as the case may be, High Court or any person, institution designated by such court to take necessary measures unless the agreement on which the appointment procedure provides other means of securing the appointment. ये किया जा सकता है। Next question. Question number 20. A files a suit against B for recovery of money due under the agreement term whereof has since expired by the efflux of time. B files an application under section 8 of the Arbitration and Conciliation Act contending that the agreement contains an arbitration clause. The court would then A, dismiss the application and continue with the suit. B, refer the parties to arbitration. C, refer the parties to arbitration only if the plaintiff agrees to such arbitration. D, refer the parties to high court. क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? B here would be the correct answer. Refer the parties to arbitration. चलिए नेक्स्ट देखिए। A party seeking interim measures from a court would file an application under section 9. मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर B. नेक्स्ट देखिए। Interim measure by a court under Arbitration Conciliation Act includes appointment of a receiver, securing the amount, preservation, interim custody of the sale of goods. हम लोगों ने देख लिया सेक्शन 9 के अंदर all of these would be the correct answer. फिर देखिए 22 under the Arbitration and Conciliation Act the mandate of arbitral tribunal terminates A, when the arbitrator withdraws, parties agree, incompetency. D here would be the correct answer. Question number 22 में आप देखिए कब यहाँ पे एंड हो जाएगा, कब यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो मैंडेट है वो टर्मिनेट हो जाएगा? जब आर्बिट्रेटर विड्रॉ करता है, जब पार्टीज खुद टर्मिनेट करती हैं और जब इनकॉम्पिटेंसी होती है आर्बिट्रेटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्बिट्रेटर मस्ट बी अ पर्सन ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, मे बी अ माइनर, मे बी ऑफ एनी नेशनैलिटी अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी, मे बी अ पर्सन इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर। ना तो वो माइनर हो सकता है, ना ये मैंडेटरी है कि वो इंडियन होना चाहिए, और ना तो वो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड होना चाहिए। सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर वो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है, अगर वो ए वर्सेस बी, और अगर वो बी की खुद की डिस्प्यूट में वो इंटरेस्टेड है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में वो खुद भी पार्टी है, वो इंटरेस्टेड है, तो वो कैसे इम्पार्शियल डिसीजन ले पाएगा? हेंस वो पार्टी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24।
Which of the following statement is correct so far as section 9? A party may apply to the court for interim measures. A party may apply to the court seeking appointment of a receiver by way. बिल्कुल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, मैं बता दूं. A party cannot apply for interim measures. The party can apply. तो all of the above और C दोनों एक साथ गलत हो जाएंगे. B here is the correct answer. A party may apply to the court seeking appointment of receiver by way of interim measures even after the making of interim award. उसकी एनफोर्सिबिलिटी से पहले पहले करना होता है, राइट. चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25. ये तो हमने देख लिया था, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है. बट बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और एट एनी टाइम आफ्टर द मेकिंग ऑफ द अवार्ड, बट बिफोर एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द अवार्ड. अवार्ड मतलब फाइनली डिसाइड कर दिया जब आपने राइट्स और लाइबिलिटीज को पार्टीज, ये होता है आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में करेक्ट एनी कंप्यूटेशन एरर, क्लरिकल और टाइपोग्राफिकल एरर or any other errors of similar natural occurring in the award suo moto within 3 months, within 2 months, within 30 days, 45 days. C would be the correct answer. within 30 days जो है इसको करेक्ट करना पड़ता है. 30 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको कोई भी अगर एरर है उसको करेक्ट कर सकते हैं. 30 days would be the correct answer. नेक्स्ट देखिए. After the arbitral award is made, each party shall be delivered A. the original award, B. a signed copy of the award, C. a photocopy of the award, D. an unsigned copy of the award. क्या लगता है? After the arbitral award is made, अब क्या दिया जाएगा पार्टीज को? यहाँ पे अवार्ड का जो साइंड कॉपी है ये पार्टीज को दिया जाता है. चलिए आगे आ जाइए. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट. shall follow the CPC. They shall follow the Evidence Act. Shall follow the arbitrary procedure. A would here be the correct answer. Next देखिए, the parties to an arbitration cannot appoint 2 or more arbitrators, are free to determine the number of arbitrators provided that such number shall not be an even number. Cannot appoint an arbitrator without the leave of the court, can appoint uneven number. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. तो यहाँ पे पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, सच नंबर शैल नॉट बी इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है. क्लियर. चलिए वेरी गुड, आगे आ जाइए. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. If there is no agreement between the parties to an arbitration proceeding in respect of number of arbitrators, there shall be a one arbitrator. देखिए मैं बता दूं कैसे. Failing any agreement referred to in subsection 2 in an arbitration with 3 arbitrators, each party with 3 arbitrators, each party shall appoint 1 arbitrator and 2 appointed arbitrators shall appoint the 3rd arbitrator who shall act as the presiding arbitrator in these situations. All right. चलिए आगे आ जाइए. A nomination of an arbitrator is made by a person who himself is ineligible to act as an arbitrator under section 12 subclause 5 read with the 7th schedule to the Arbitration and Conciliation Act. In such a case, A. the nominee cannot act as an arbitrator. B. such a nomination would be void ab initio. C. both A and B. C. both A and B. Or D. such nomination is valid. Correct answer क्या होगा? C here is the correct answer. A nomination of an arbitrator is made by a person who is himself ineligible to act as an arbitrator under section 12 subclause 5 read with the 7th schedule. The nominee cannot act as an arbitrator. Such a nomination would be void ab initio. ठीक है. चलिए, in the arbitral proceeding where a party to appear at an oral hearing or fails to produce a documentary evidence, A. the tribunal has no power to continue the proceeding and to give its award. The tribunal shall terminate. The tribunal has the power to continue the proceeding and to give its award. D. none of the above. क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पता होना चाहिए. करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी. ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कंटिन्यू करने की प्रोसीडिंग को और अवार्ड देने की भी. इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग वेयर अ पार्टी फेल्स टू अपीयर एट ओरल हियरिंग, तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करे और अवार्ड दे सकती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Next question. The arbitration award rendered on arbitration proceeding commended before the coming into the force of the 1996 Act. They are to be challenged as per the provisions of Arbitration Act 1940 only. Are to be challenged as per the provisions of 1996 Act. Are to be challenged. C here would be the correct answer. Are to be challenged as per the provisions of Arbitration Act 1940 only.
अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय दी पार्टीज। अब यहाँ पे पार्टीज चाहें तो अग्री कर सकती हैं, तो हेंस सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर सेक्शन 36। मैं आपको बता दूं, अंडर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी मेड बाय द पार्टी आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड। ये जो है यहाँ पे 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है, वो एरर्स में 30 डेज का टाइम है, ठीक है। ये देखिए, एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड मे नॉट बी मेड आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर। यूजुअली आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो उसके अंदर लॉ ले डाउन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral proceeding in respect of a particular dispute commences on the date. क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? When the arbitrator is appointed on which a request for the dispute is to be referred. तो वही हम लोग ने शुरुआत में भी क्वेश्चन देख चुके थे, राइट? आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। An arbitration agreement providing for arbitration by 4 arbitrators under the Arbitration and Conciliation Act to be constituted as an agreement for, ये अगर 4 आर्बिट्रेटर्स के द्वारा दिया गया तो उसको माना जाता है कि ये सोल आर्बिट्रेटर ने दिया है, ठीक है। ए हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट। ए if it is in conflict with the public policy, B, a party was under some incapacity, C, it is passed on a local incapacity, D, both A and B। करेक्ट आंसर क्या होगा? D होगा, जी हाँ। If it is in a conflict with the public policy, a party was under some incapacity, इस कारणवश जो है यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। आगे आ जाइए, विच सेक्शन ऑफ 1996 आर्बिट्रेशन एक्ट परमिट्स द पार्टीज टू एंगेज इन कंसिलिएशन प्रोसेस इवन वाइल, यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही है, आप कंसिलिएशन भी ऑप्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है सेक्शन 30। सेक्शन 30 याद रखिएगा, परमिट करता है पार्टीज को कि वो कंसिलिएशन प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकती हैं इवन वाइल द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज ऑन। देखिए, सेटलमेंट, इट इज नॉट इनकम्पैटिबल with the arbitration agreement for an arbitral tribunal to encourage settlement of the dispute, and with the agreement of the parties the arbitral tribunal may use mediation, conciliation और other proceedings को भी adopt कर सकती हैं। किस लिए? settlement को encourage करने के लिए। ये definitely किया जा सकता है, and it is very very important फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कंफ्यूजन होगा कि आर्बिट्रेशन में प्रोसीडिंग आपकी चल रही है तो आप कंसिलिएशन कर सकते हो, जी हाँ। इफ ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग द पार्टी सेटल द डिस्प्यूट, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स एंड इफ रिक्वेस्टेड बाय द पार्टीज एंड नॉट ऑब्जेक्टेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड द सेटलमेंट, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, ऑन द वेरी फाइलिंग ऑफ अ पिटिशन अंडर सेक्शन 34 for setting aside an arbitral award in an arbitral proceeding which has commenced after 23/10/2015, the arbitral award becomes inexecutable. Arbitral award is eclipsed. The arbitral award remains unexecutable. The arbitral award is executable only with the permission of the court before which the petition under section 34 of the Arbitration Conciliation Act is filed. अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हियर इज सी। The arbitral award remains executable unless execution thereof is stayed by the court before which such petition is filed. The petitioner in a petition under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act shows that another method of calculating damages was preferred than one adopted by the arbitrator. The court must set aside, remand the award, dismiss the petition, award damages on the basis of another method. Correct answer क्या होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। द कोर्ट में डिसमिस द पिटिशन। द पिटिशनर एंड अ पिटिशनर अंडर सेक्शन 34 shows that another method of calculating damages was preferred. तो यहाँ पे इसको डिसमिस किया जा सकता है। The parties to arbitration agreement are residents of Lucknow and Kolkata. The contract was performed at Varanasi. The parties agreed that arbitration proceeding will conducted in New Delhi. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, where the petition under section 34 of Arbitration Conciliation Act will be filed? It will be filed in Delhi. A here would be the correct answer of question number 42. A here would be the correct answer. 43 पे आ जाइए। 43, 44 क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 45 दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। A civil court before which an action is brought in a matter which is subject matter of arbitration, while referring the parties to arbitration on application, is under Arbitration and Conciliation Act required to क्या करेंगे? Dispose of the suit in terms of the said reference. Reference के अकॉर्डिंग आप dispose of करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46,
for condonation of delay in making an application for setting aside the arbitral award. Section 34 of the act is complete. Section 5 of the limitation act is applicable. या both A and B correct answer क्या होगा? जी हाँ, 34 is complete in itself. ठीक है, accordingly आप इसको देख सकते हैं. Moving forward, an application for setting aside the arbitral award is filed under section 34. ये आपको पता होना चाहिए. करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. चलिए आगे आ जाइए. Which of the following is incorrect statement? An arbitral award is contract. Arbitral award must be in writing and signed. Arbitral award includes interim award. यहाँ पे is a contract can be in contractual form या nature में हो सकता है. It is not a contract. ठीक है? Which of the following statement is correct? Unless otherwise agreed by the parties, the conciliator shall not act as an arbitrator. B. Unless otherwise agreed by the parties, the conciliator shall not act as a representative or counsel of the parties in any arbitral or judicial proceeding in respect of a dispute that is subject matter of conciliation proceeding. C. Unless otherwise agreed by the parties, the conciliator shall not be presented by the parties as a witness. D. All of the above. Correct answer क्या होगा यहाँ पे? D here would be the correct answer. The conciliator shall not act unless otherwise agreed by the parties, यानी कि parties का agreement यहाँ पे बड़ा important होता है. ठीक है, D here would be the correct answer. Question देख लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ case laws भी देखेंगे. A petition under section 48 of the Arbitration and Conciliation Act against a foreign award may be filed. A. District Court having territorial and pecuniary jurisdiction. B. High Court. C. Supreme Court. D. All of these. Correct answer यहाँ पे क्या होगा? Correct answer यहाँ पे हो जाएगा a petition under section 48 of the Arbitration Act. ये जो है हाई कोर्ट के आगे जो है इसको फाइल किया जाता है. ठीक है, चलिए अब इसके साथ हम लोग कुछ केस लॉज देख लेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, ये देखिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. In which case the Supreme Court under section 34 of Arbitration and Conciliation Act, the court can examine the validity of international awards. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए. ONGC वर्सेस सॉ पाइप्स लिमिटेड. आगे आ जाइए. In which of the following cases is held by the Supreme Court that part 1 of Arbitration Conciliation Act would have no application to international commercial arbitrations held outside India and therefore such awards would only be subject to jurisdiction of Indian courts. ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी वाला जो केस है ये 2012 का केस था. वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पावर टू ग्रांट इंटरिम मेजर्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट एक्सटेंड्स टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एज वेल. तो यहाँ पे भारतीय इंटरनेशनल का जो केस है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन applies to arbitration agreement, does not apply to valid agreement, applies when the parties are not related to an agreement signed by a manner. A here would be the correct answer. और फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपना आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं. और अब हमारा DGS के लिए एक मैराथन सेशन जो है वो बच रहा है, जहाँ पे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन करवाने वाली हूँ. पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हम करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए आई होप दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. सी यू गाइज सून. टेक केयर एंड गुड बाय.